तो यूं हमारी जो ऐप रूट कंपोनेंट है और बाकी जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सारे के सारे हम रेंडर कहाँ पे करेंगे, ऐप में। तो ये रूट का लफ्ज इंपॉर्टेंट है, रूट कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, जितने भी कंपोनेंट्स हमारी एक वेब पेज पे होंगे वो सारे के सारे कंपोनेंट्स एक पेरेंट चाइल्ड हायरार्की बनाएंगे। हम पहले भी इस तरह के अल्फाज यूज कर चुके हैं, डोम हायरार्की, पेरेंट चाइल्ड हायरार्की की फॉर्म में होंगे। मिसाल के तौर पे अभी तक जितना कुछ हमने पढ़ा है, अगर मैं उसको जरा डिफाइन करूं तो हमारे पास एक रूट कंपोनेंट था जिसको हमने क्या कहा था, ऐप। अब आप कहेंगे जी ऐप से ऊपर भी तो एक चीज थी index.js जिसमें ऐप रेंडर हो रहा था। तो यस, बिल्कुल थी, लेकिन मैंने कहा था कि आप ऐप से पीछे कम ही जाएंगे, ज्यादातर आप कहाँ रहेंगे, ऐप से आगे ही रहेंगे। तो हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, ऐप के कंपोनेंट से। तो ऐप के कंपोनेंट में मैंने 3 कंपोनेंट रेंडर कर दिए। कौन से? एक हेडर का, एक मेन का और एक फुटर का। तो यूं समझें कि ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं इनका आपस में क्या रिश्ता है, दे आर सिबलिंग्स। ये एक ही लेवल पे ना, दे आर सिबलिंग्स। इन तीनों का पेरेंट कौन है, ऐप। और फ्यूचर में ऐसा भी होगा कि आप इस हेडर के कंपोनेंट को फर्दर ब्रेक डाउन कर दें और हेडर में क्या क्या हो सकता है, एक तो नेव बार हो सकती है या नेव का कंपोनेंट हो सकता है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें। दूसरा क्या हो सकता है, हमारा सर्च एरिया हो सकता है, तो ये एक अलग से कंपोनेंट बना ले। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 कंपोनेंट्स का आपस में क्या ताल्लुक है, दे आर, कि ये कुछ मुशाबहत नहीं रखता उसी डोम से, ठीक है, लेकिन है वो नहीं। तो इन दोनों का पेरेंट कौन है, हेडर, और हेडर का पेरेंट कौन है, ऐप। तो यूं हम कंपोनेंट्स की क्या करते जाएंगे, नेस्टिंग करते जाएंगे। एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में रेंडर किया, दूसरे को तीसरे में, तीसरे को चौथे में, चौथे को, समझ आई बात। इसी तरह अब नेव में भी बहुत सारी आगे वैरायटीज हो सकती हैं, इसी तरह, या नहीं हो सकती, तो डिपेंड करता है, यहीं पे रुक जाएगा। फिर आप मेन में आए तो मेन में आपको पता है क्या होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। हर एक सेक्शन को एक कंपोनेंट का नाम दे दें, या हर एक सेक्शन भी मल्टीपल कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल हो सकता है। यानी ये सेक्शन 1 है तो सेक्शन 1 में फिर 3 कंपोनेंट्स, ये सेक्शन 2 है तो ये सेक्शन 2 में फिर 3 कंपोनेंट्स। तो यूं समझें कि आपका पूरा वेब पेज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, कंपोनेंट्स में। और उन कंपोनेंट्स को हम पूरे नाम के साथ बुलाते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स। और फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या रिटर्न करता है, JSX। ये बात तो आप सारे जान चुके हैं। तो ये आपने ट्री वाला काम जो है ना वो याद रख रहे हैं। अब हम आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है ना वो है जी स्टेट। रिएक्ट में स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और प्रोबेबली अगर हमें टाइम मिला तो हम साथ में प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो स्टेट और प्रॉप्स इज वन ऑफ द बैकबोन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, सॉरी नॉट जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट। तो स्टेट्स का कॉन्सेप्ट और प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स टॉक अबाउट देम। अगर मैं यहां जाऊं ना तो नॉर्मली आपको पता है कि ये स्टेट होती क्या है, पहले ये समझ लें। हमें अगर जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल में कोई डाटा सेव करना हो, नॉर्मल प्लेन जावास्क्रिप्ट में, रिएक्ट की बात नहीं कर रहा, वनीला जेएस में, तो हम ये कर सकते हैं ना कि लेट a इक्वल्स टू 90, ठीक। तो बेसिकली स्टेट क्या होती है, स्टेट डाटा की रिप्रेजेंटेशन होती है। यानी हम यहाँ a को वेरिएबल बोलने के बजाय क्या बोल देंगे, इट्स अ स्टेट वेरिएबल, जो किसकी रिप्रेजेंटेशन है, 90 की। तो a बेसिकली क्या है, सिर्फ वेरिएबल बोलने के बजाय हम क्या बोलेंगे, स्टेट वेरिएबल है। तो स्टेट क्या होता है, बेसिकली डाटा ही होता है, ये डाटा की रिप्रेजेंटेशन होती है। इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर मैं ये बोलूं लेट नेम इक्वल्स टू, तो ये भी क्या है, नेम एक स्टेट है, यानी ये भी तो किसी डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। वो डाटा चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे नंबर हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे अरे हो, वो वही कॉन्सेप्ट है जो हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ के आए, और नई कोई चीज नहीं है। लेकिन डाटा, जब भी आपके सामने स्टेट आए ना तो आप कहें ये डाटा की कोई स्टेट है, डाटा की कोई हालत है। मतलब अगर आप उर्दू में लफ्ज मतलब पूछना चाह रहे हैं, हालांकि उर्दू में मतलब याद ना रखें, अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग या अपनी फहम के लिए रखना चाहते हैं तो रख लें। गॉट इट। मिसाल के तौर पे जरा ज्यादा अच्छा समझ आएगा, मैं आपको कहूंगा जी कि इज मैरिड। तो अब इज मैरिड क्या है, एक स्टेट है।
अभी स्टेट की हालत क्या है, ट्रू अगर मैरिड है, और अगर मैं फॉल्स कर दूं, सॉरी जो ये ट्रू फॉल्स होता है ना, ये कोट्स में नहीं आता क्योंकि ये बुलियन वैल्यूज कंसीडर किया। अब इज मैरिड क्या है, एक स्टेट वेरिएबल है। इस स्टेट अगर उर्दू में समझना ही चाहते हैं तो इस एग्जांपल से समझिए कि इसकी हालत क्या है, इस केस में ट्रू, और इसकी दूसरी हालत क्या हो सकती है, फॉल्स। करेक्ट। तो हम वही वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और डेटा कितनी एग्जाम का है, मल्टीपल एग्जाम का हो सकता है। तो स्टेट समझ आ गया लफ्ज। तो हम इसे बजाय, यानी वनीला जेएस में हम कहेंगे जी हमने एक वेरिएबल लिया इज मैरिड का, और उसमें एक बुलियन वैल्यू असाइन कर दी, हम यहाँ पे कहेंगे जी एक स्टेट वेरिएबल लिया या एक स्टेट ली और उस स्टेट में इनिशियल वैल्यू दे दी, दैट्स इट, प्रीटी मच लाइक दैट। हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज का डिफरेंस कर रहे हैं, अंदरूने खाना चीजें वही डिस्कस होंगी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम स्टेट का जिक्र करेंगे जावास्क्रिप्ट में, तो स्टेट नंबर न्यूमेरिक भी हो सकती है, स्टेट स्ट्रिंग में भी हो सकती है, स्टेट बुलियन में भी हो सकती है, और आखिरी दो चीजें रह गई हैं, कौन सी, थोड़ा सा वेट कर लेना, स्टेट। तो और कौन सी चीजें रह गई हैं, डेटा की, डेटा को सेव किस और शक्ल में किया है हमने, यस, डेटा को अरे की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया, वो डेटा की रिप्रेजेंटेशन ही है ना, डेटा को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया। तो इसका मतलब ये है कि डेटा जो है वो आपका, जैसे मैंने, यार क्यों भूल गए आप, पर्सन इक्वल्स टू दिस, डेटा की रिप्रेजेंटेशन ही है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, डेटा ही है ना, तो उसको रिप्रेजेंट कर दिया आपने एक पर्सन के वेरिएबल के नाम के साथ। बिल्कुल ऐसे ही भाई, ये डेटा है ना, इसको रिप्रेजेंट किया ऐसे, ये भी डेटा है ना, इसको रिप्रेजेंट किया नेम से, ये भी डेटा है ना, इसको रिप्रेजेंट किया इससे, तो ये भी डेटा ही होगा ना, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर्सन से। फर्क वही पुराने वाले जो हमें पता है, ऑब्जेक्ट में फर्क ये होगा कि वो कलेक्शन ऑफ आइटम होगा और डिफरेंट टाइप का होगा। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, जी जी हाँ। इसका मतलब है कि जो स्टेट है उसमें हर किस्म का डेटा आ सकता है, यानी स्टेट हर किस्म की हो सकती है, स्टेट नंबर भी, न्यूमेरिक भी हो सकती है, स्टेट स्ट्रिंग भी हो सकती है, स्टेट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, स्टेट बुलियन भी हो सकती है, और आखिरी क्या रह गया हमारे पास, तो कोई मसला नहीं यहाँ तक। अब जरा गौर से सुनिएगा अगली बात, कि हम जब भी नॉर्मल या वनीला जेएस में डेटा सेव करते हैं या डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ये तरीका होता है। रिएक्ट में ये तरीका अलाउ नहीं है, रिएक्ट में ये तरीका अलाउ नहीं है। अगर आप मुझसे वजह पूछेंगे, अच्छा गलती कोई नहीं आएगी, मैं अगर इसे डिस्प्ले करूं डिस्प्ले हो जाएगा, गलती नहीं देगा, लेकिन इसकी वजह, इसके पीछे आखिरी क्लास का आखिरी टॉपिक वर्चुअल डोम है, कि हम रिएक्ट जेएस में कभी भी, या इनफैक्ट कभी भी का लफ्ज तो बहुत सख्त हो जाता है, हम रिएक्ट में डेटा स्टोर करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा क्यों नहीं करेंगे, ये पहले जान लें, और फिर ये जानना होगा कि फिर क्या करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर, पहली बात, अगर मैं ये काम इस तरह से कर दूं, तो मुझे डेटा को अगर जीएसएक्स में प्रेजेंट करना है, यानी अगर मुझे यहाँ आई एम इन ऐप की जगह ये लिखना है या सिर्फ, तो याद रखिएगा कि जेएसएक्स में जब भी आपने कोई एक्सप्रेशन लिखना है या किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो आप करली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। अगर आपने नॉर्मल स्ट्रिंग लिखनी है ना, आई एम इन ऐप, तो वो तो नॉर्मल ही था ना, टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखते हैं वो लिख दें। लेकिन अगर कोई डायनामिक टेक्स्ट लिखना हो, कोई डायनामिक वैल्यू लिखनी हो, कोई डायनामिक एक्सप्रेशन लिखना हो, डायनामिक का मतलब क्या हुआ, इस केस में तो ये समझे कि किसी वेरिएबल के कंटेंट को डिस्प्ले करना है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं ना नेम, अगर मैं ये करली ब्रैकेट्स ना डालूं, सिर्फ नेम लिख दूं, तो अब आउटपुट क्या आएगा, अब आउटपुट क्या आएगा भाई, नेम खुद एज इट इज लिखा आ जाएगा। Got it? तो अगर मैं इस नेम को करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दूं, तो नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, ये है डायनामिक एक्सप्रेशन। अच्छा अभी एक्सप्रेशन नहीं है, अभी तो सिर्फ वेरिएबल है ना, उसके कंटेंट आ रहे हैं। अगर मैं यहां लिख दूं 58 + 36,
क्योंकि ये करली ब्रैकेट में है तो ये क्या हो जाएगा, एवेल्युएट होकर मुझे आंसर दे देगा। जब भी आपने JSX के अंदर एक्सप्रेशन लिखना है, वैसे मैथ्स आप सबको आती है ना, तो मुझे बता देंगे एक्सप्रेशन क्या होता है मैथ्स की जुबान में? और टर्म क्या होती है? एनी टू नंबर्स या एनी टू क्वांटिटीज? नहीं, तो क्वांटिटी क्या होती है? नंबर ही होता है ना। क्वांटिटी एक जनरल वर्ड है ना, वैसे खैर आपकी अपनी वोकैबुलरी, लेकिन टर्म क्या होती है? कोई भी मैथमेटिकल क्वांटिटी या क्वांटिटीज जो प्लस माइनस या किसी भी ऑपरेटर के साथ कंबाइन या ज्वाइन हो। वो जरूरी है प्लस माइनस हो, वो लेस देन ग्रेटर भी हो सकते हैं, वो इनइक्वालिटीज भी हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ ये लिख के बताऊं ना, पता नहीं मैं ज्यादा गहराई में जा रहा हूँ या ये ठीक है, लेकिन आई मीन कुछ मैं अगर ये लिखूं ना आपको 2 + 2, तो ये 2 और ये 2 ये दोनों टर्म्स हैं, ये पूरा क्या बन गया? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया। करेक्ट? तो जब भी मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन की बात करूं तो ये होता है। तो इसका मतलब है करली ब्रैकेट्स किस लिए इस्तेमाल होती हैं, आपको पता लग गया। JSX के अंदर अगर करली ब्रैकेट्स लिखी हो JSX के अंदर, तो उनका मतलब है यहाँ कोई वेरिएबल प्रिंट हो रहा है या कोई एक्सप्रेशन एवेल्युएट हो रहा है। बात क्लियर है? अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ जी A, तो आउटपुट क्या आएगा? 90। माशाल्लाह। अब मैं एक और काम करता हूँ कि अगर मुझे A के साथ कोई भी एक्सप्रेशन यानी A मल्टीप्लाई में 9 लिखना, तो ये एवेल्युएट हो जाएगा। तो JSX के अंदर जब भी कोई चीज करली ब्रैकेट में लिखी हो, तो आप समझेंगे या ये एक्सप्रेशन है या ये किसी वेरिएबल की वैल्यू या कंटेंट्स। लेकिन याद रखना है कि अगर मैं A लिखा ठीक हो गया, नेम भी लिख के दिया, उसने ठीक कर दिया। अगर मैं ये लिखूं इज मैरिड, JSX के अंदर गलती या मसला ये भी नहीं देगा। ठीक है, वो ट्रू फॉल्स कंडीशन को चेक कर रहा है, आउटपुट कुछ नहीं दे रहा। अगर मैं ये लिखूं, ये तीनों तो ठीक हो गए। अगर मैं ये अरे लिखता हूं तो भी ठीक हो गया। अरे एज अ कलेक्शन पूरी की पूरी प्रिंट हो गई। मसला सिर्फ क्या करेगा, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ एक एरर आएगा और वो एरर बड़े काम की चीज है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं डायरेक्ट JSX में लिखूंगा, वो अलाउ नहीं है। आई रिपीट, क्योंकि ये काफी एडवांस लेवल पे जाके लोगों को एरर पता नहीं लग रहा होता एरर किधर आ रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट JSX के अंदर आप अगर लिखेंगे ना, तो क्या एरर आएगा, जरा वो एरर पढ़ लें, ताकि इस किस्म का एरर जब भी आपको आए तो आप कहें या आप फौरन समझ जाएं कि आप JSX में क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये देखें, अनकॉट एरर, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड। ठीक, तो मैंने अभी आपको क्या बोला, रिएक्ट में हर चीज क्या होती है, पेरेंट चाइल्ड के फॉर्म में होती है। शुरू में डायग्राम पूरी बना के बताइए ना। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्ट के अंदर ये जो टैग के अंदर जो चीज होगी उसका चाइल्ड होगा ना। तो रिएक्ट में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बतौर चाइल्ड नहीं आ सकते। तो फिर आप कहेंगे क्या करें, फिर आप यूं कर सकते हैं पर्सन डॉट नेम। अभी ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाना, अभी एक वेरिएबल बन गया, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी, तो अब इसमें कोई मसला नहीं होगा। एरर भी चला गया। ग्रुप में क्या नहीं हो रहा? लिंक इज नॉट वर्किंग, लिंक इज नॉट वर्किंग। अच्छा, मेरी बदकिस्मती ये ना कि मुझे ये दोबारा मिलती नहीं है जगह, कहां से शेयर करूं लिंक को। वैसे वर्क तो करना चाहिए। क्या शो नहीं हो रहा? शो होने का मतलब यही है ना कि शो तो हो ही रहा है, ये तो हमें पता है, यहाँ से कंफर्म है, मैसेज चला गया। शो होने का मतलब यही है कि हम हाँ जी, नहीं, चले, ये समझ आ गई बात। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, और इसी तरह अगर आपने एज करना है तो फिर आप यहाँ से ये भी कर लें। तो नहीं, पूरा अपडेट करने का तरीका डेफिनेटली है, लेकिन वो पढ़ेंगे ना हम, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली ऊपर जा रहे हैं और हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने कहीं किसी भी वेब पेज पे किसी यूजर की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना है, तो क्या पूरी इकट्ठी डिस्प्ले कराएंगे? ऑब्जेक्ट को तो डिस्प्ले नहीं करा सकते हैं भाई, ना कराने की जरूरत पड़ती है। उस ऑब्जेक्ट की असल चीज तो उस ऑब्जेक्ट की क्या है, प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले तो वही कराएंगे ना। हाँ, आगे चल के मैं बताऊंगा कि आप ऑब्जेक्ट की सारी कीज को उठा के अलग अरे में सेव कर लें, वैल्यूज को उठा के अलग अरे में सेव कर लें, तो करने को तो किया जा सकता है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड।
और कभी नहीं करेंगे, ना कभी जरूरत पड़ेगी शायद। ऑल्टरनेट बहुत सारे तरीके हैं करने के, वो करवा सकते हैं, कर भी सकते हैं, नो डाउट। तो हाँ, अभी तक जो पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि जब भी JSX में कोई भी चीज लिखी हो इन 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 करली ब्रैकेट्स, तो उसका मतलब क्या है कि यार ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल के केस में उसका कंटेंट डिस्प्ले, अगर कोई एक्सप्रेशन है मैथमेटिकली तो वो एवेलुएट होके अपना रिजल्ट डिस्प्ले कराएगा। तो अब आपको जब भी JSX में करली ब्रैकेट मिले तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। सो आई एम मूविंग बैक। अब मैंने आपको कहा था कि JS में डाटा को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, रिएक्ट में ये तरीका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आखिरी क्लास और का कॉन्सेप्ट और जो अभी बताया, इस कॉन्सेप्ट को जरा वेरीफाई करने लगो। मुझे बताएं, हम सब ने कहीं ना कहीं इवेंट हैंडलिंग पढ़ी हुई है, क्लिक, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ जी, मिसाल के तौर पे एक बटन बनाता हूँ और उस बटन को मैं कह देता हूँ जी इंक्रीमेंट फॉर एग्जांपल, ठीक है। और मैं चाहता ये हूं कि यहां मैं ए कर दूं, तो ये 90 ए की वैल्यू है, और मैं ये चाहता हूं कि मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूं तो ये नंबर क्या हो जाए, 1 प्लस हो जाए। इस इंटरेक्टिविटी को ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए ऑब्वियसली, और वनीला जेएस। तो अभी मैं बताने लगा हूं कि ये चीज हमें क्यों अलाउ नहीं है रिएक्ट में डाटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए। वी विल नॉट बी यूजिंग दिस। तो हम क्या करेंगे जी, मैं यहां पे लिखूंगा जी ऑन क्लिक। बेसिक फंक्शनलिटी तो आपको पता ही है। तो ऑन क्लिक उसने ऑटो कंप्लीशन में इक्वल टू के राइट साइड पे करली ब्रैकेट लगाई। तो इस करली ब्रैकेट का मतलब क्या है, या तो मैं कोई वेरिएबल लिखूंगा या मैं कोई एक्सप्रेशन लिखूंगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं जी हैंडल क्लिक, ये कोई भी नाम दे सकते हैं इस फंक्शन का। अच्छा, ये जो मैंने नाम दिया है, क्योंकि ये करली ब्रैकेट में दिया है तो इसका क्या मतलब है, या ये कोई एक्सप्रेशन है या ये कोई वेरिएबल है, ऐसे ही है ना। तो आपको पता है कि हम फंक्शन को वेरिएबल में सेव कर सकते हैं ना, क्योंकि फंक्शन एक रेफरेंस होता है। तो मैं यहां पे ये फंक्शन बना ना लूं, लेट दिस इक्वल्स टू दिस। ये बताएं इसमें कोई मसला है? अगर मसला है तो फिर ये तो जान सकते हैं ना ये क्या है। कि भाई ये तो पहचान सकते हैं यहां तक, फैट एरो फंक्शन है ना। तो फैट एरो फंक्शन को कहीं कॉल करना हो तो क्या करते हैं, उसको किसी वेरिएबल में सेव करते हैं ना। तो ये हैंडल क्लिक क्या है, एक वेरिएबल है ना, और ये वेरिएबल मैं पास कर रहा हूं किधर, ऑन क्लिक के साथ करली ब्रैकेट में। तो क्या कहा था, करली ब्रैकेट में क्या होगा, वेरिएबल होगा, या वेरिएबल नहीं होगा तो क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। क्लियर। तो अब जब मैं ऑन क्लिक करूंगा तो ये आएगा इधर, ये देखेगा यार इस नाम का कोई फंक्शन या कोई वेरिएबल है, वो इधर जाएगा, कहेगा अच्छा इस वेरिएबल में फंक्शन का रेफरेंस पड़ा हुआ है, ठीक, तो मैं फंक्शन चला देता हूं। अब कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक ये सोच रहा है जी कि फंक्शन कॉल करते वक्त तो हम ये करते थे, फंक्शन कॉल की नोटेशन यही है ना। तो कोई ऐसा है कि जो ये सवाल करे जी कि ये क्यों नहीं कर रहे, अब कॉल तो फंक्शन ही हो रहा है ना। अगर कोई है तो मैं उसका जवाब खुद से दे देता हूं कि जब भी हम फंक्शन को बतौर कॉल बैक फंक्शन यूज करते हैं तो तब हम कॉल के लिए पैरेंथेसिस इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ ये फंक्शन कॉल क्या है, कॉल बैक है। कॉल बैक कब है, कॉल बैक फंक्शन वो होता है कि जो अपने चलने के लिए किसी और हैपनिंग का इंतजार करे। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन किसका इंतजार करेगा, क्लिक का। किस पर क्लिक का, बटन पर क्लिक का। ये बात समझ आ गई है ना। तो अक्सर मेरे जहन में ये होता था जब मैं बिगिनर होता, यार ये फंक्शन कॉल के लिए तो हमने आज तक ये नोटेशन पढ़ी है जी कि आगे से वो पैरेंथेसिस आएंगे, तो यहाँ तो पैरेंथेसिस नहीं आ रही, फिर भी फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि जब फंक्शन बतौर कॉल बैक आएगा तो उसको कॉल करते वक्त पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं होगी। नहीं, लगा दे तो डायरेक्ट चलेगा, फिर कॉल बैक तो नहीं रहा ना भाई। फिर आपके क्लिक का इंतजार ही नहीं करेगा, वो कहेगा भाई तुम छोड़ो, तुम्हारा क्लिक गया बाहर में, मैं चलूंगा। जी बिल्कुल लिख सकते थे, यानी आपको ये सारी पॉसिबिलिटीज पता होनी चाहिए, कहां लिख सकते थे कहां नहीं लिख सकते थे, लिखा नहीं है, ठीक है। मैं क्योंकि अभी इस वक्त पॉइंट कुछ और बना रहा हूं, सिचुएशन को डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई जी। अब मैं पहले जरा टेस्ट करता हूं कि मेरा क्लिक इवेंट हैंडलर चलता भी है या नहीं चलता। तो मैं यहां पे लिखूंगा जी फॉर एग्जांपल अलर्ट, यहां पे लिखूंगा हेलो।
जस्ट टेस्टिंग के लिए कि ये मेरा फंक्शन हिट हो रहा है राइटली या नहीं हिट हो रहा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये चल जाएगा। अब अगर आप कहते हैं जी कि मैं इस फंक्शन को यूं कॉल कर दूं, क्यों कहते हैं कॉल कर दूं, तो वो यहां मैं रिफ्रेश करूंगा, उसने क्लिक का इंतजार ही नहीं किया। तो कब फंक्शन को पैरेंथेसिस से कॉल करना है और कब फंक्शन को पैरेंथेसिस से नहीं कॉल करना है, ये फर्क समझ आ गया। जब फंक्शन एज अ कॉल बैक दे रहे हो तो उस वक्त आपने नहीं देनी, तो ये डायरेक्ट इसलिए कॉल चल रहा है, हम ये नहीं देंगे। अब असल मुद्दा हमारा ये नहीं है, असल मुद्दा ये है कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो अलर्ट आ रहा है। तो अब मैं अलर्ट नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि ये क्या हो जाए, एक इंक्रीमेंट हो जाए। तो ये तो अभी तक आप गेस कर चुके होंगे, बहुत ही सिंपल है भाई, कि बजाय इसे अलर्ट करने के ए को कर दें प्लस प्लस, क्या कर दें ए को। तो अब आपका क्या ख्याल है, अब जरा बड़ा अच्छा पॉइंट समझ आने वाला है आपको एक रिएक्ट के बारे में और रिएक्ट और वनीला जेएस के डिफरेंस के बारे में। मतलब सारी डिफरेंस नहीं है, कुछ पॉइंट्स पे डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट हैं दोनों चीजें। तो अब अगर मैं ये कहूं कि यार मैं इस पे इंक्रीमेंट करता हूं तो 90 तो कुछ हो ही नहीं रहा, ना ही कोई एरर आ रहा है, इसका मतलब कहानी कुछ और है बीच में। तो मैं जितनी मर्जी दफा क्लिक करूं, नथिंग इज हैपनिंग। हालांकि मेरी लॉजिक के मुताबिक, मेरे सिंटैक्स के मुताबिक सब कुछ ठीक है कि जब मैं क्लिक हो, हैंडल क्लिक को कॉल करो, जब हैंडल क्लिक कॉल हो तो ए जिसकी वैल्यू 90 थी उसमें एक इंक्रीमेंट कर दो, और इंक्रीमेंट हो भी रहा है, इंक्रीमेंट हो भी रहा है। कैसे, लेट मी शो यू। लॉग ए, लॉग पे देखिएगा जरा, मैं इसे रिफ्रेश करता हूं, इंक्रीमेंट 91 हो गया, 92 हो गया, 93 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब एवरीथिंग इज राइट। दी ओनली डिफरेंस जिसकी वजह से मैंने ये कहा है कि जावास्क्रिप्ट, सॉरी रिएक्ट में वनीला जेएस के स्टाइल से वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं होती, और उसकी वजह यह है कि ये वेरिएबल में इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी स्टेट चेंज हो रही है। अब मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कहूंगा, अब मैं कहूंगा स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट का मतलब क्या है, ए की एग्जिस्टिंग स्टेट क्या थी, 90। जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो स्टेट चेंज हो जाती है, बार बार मैं लफ्ज एम्फसाइज कर रहा हूं स्टेट, लेकिन वो चेंज होने के बाद वही स्टेट यूआई पे रिफ्लेक्ट नहीं होती। मसला ये है कि स्टेट चेंज हो रही है, वो स्टेट यूआई पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, स्टेट चेंज कहां पे हो रही है, मेमोरी में। बैकएंड का क्या मतलब है, हमने कोई चीज छुपा के तो रखी नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। तो स्टेट चेंज वेरिएबल पे डाटा कहां पड़ा होता है, रैम में पड़ा होता है ना, मेमोरी में पड़ा होता है। और कंसोल लॉग क्या करता है, मेमोरी में जो डाटा पड़ा होता है उसको उठा के लॉग पे करता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो एक ही स्टेट है वो अपडेट ठीक हो रही है। नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है कि वही चेंज जो मेमोरी में हो रही है वो यूआई पे रिफ्लेक्ट, डिफिंग रिकॉन्सिलिएशन याद है। अब जरा देखिएगा कि वो यूआई पे क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी मैं ये चाहता हूं फेसबुक के बटन पे आप लाइक करते हैं ना, यहां क्लिक करते हैं तो फौरन काउंटर अपडेट हो जाता है, यहां नहीं हो रहा। यहां हालांकि स्टेट अपडेट हो रही है लेकिन वो यूआई पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। दैट इज द पॉइंट वेयर आई हैव टू एक्चुअली कमेंट एवरीथिंग राइट इन हियर। और अब आपको बताऊंगा कि रिएक्ट में जब भी आपने डेटा स्टोर करना है तो आपने नॉर्मल वनीला जेएस वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना, बल्कि रिएक्ट ने एक बिल्ट इन फंक्शन दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड एज यूज स्टेट। क्या नाम दिया उसने, यूज स्टेट। अब आपने इसकी इनिशियल वैल्यू क्या देनी है, 90। तो आप यूज स्टेट की इन पैरेंथेसिस के अंदर क्या दे दें, 90। अब आपको जाहिर है इस 90 को किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना है, तो अब आप कह लें जी लेट ए इक्वल्स टू दिस। समझ आ गई बात। सिर्फ इतना काम करने से आप यहां पे जाएंगे, वापस यहां पे जाएंगे, और यहां पे जाके अब अगर मुझे आप ये बताएं कि थोड़ी देर पहले कह रहे देखा ना कि ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज द रिएक्ट चाइल्ड, ये क्या लिखा हुआ है, फंक्शंस आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड। ठीक, अच्छा, नॉर्मली ये याद रखें कि ये कन्वेंशन किसकी है, कोई भी नाम लिखा और आगे पैरेंथेसिस लिखी हो, फंक्शन कॉल की ना। तो जब ये फंक्शन कॉल है तो अगर मैं किसी फंक्शन कॉल को किसी वेरिएबल में सेव करूं तो उस फंक्शन का रेफरेंस जाता है ना, फंक्शन एक ऑब्जेक्ट है तो उसका रेफरेंस ही गया ना ए में। तो इसका मतलब है इस ए को मैं डायरेक्ट यहां रेंडर कर रहा हूं। तो एरर समझ आया, दो एरर सिमिलर हो गए ना। जेएसएक्स में आप डायरेक्ट
फंक्शन कॉल भी नहीं कर सकते और JSX में आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी रेंडर, ये दोनों बातें एक ही हैं, पता है? फंक्शन ऑब्जेक्ट नहीं होता और ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ही होता है, तो दोनों बातें एरर डिफरेंट है, बातें दोनों एक ही हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रेंडर नहीं कर सकते। इसके लिए ये कहा गया है कि जब भी यूज स्टेट की वैल्यू को किसी वेरिएबल में सेव करें तो आप साथ में क्या कर लें, ये ब्रैकेट कर लें। इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं वापस इस पे। एरर चला गया? अच्छा, अब एरर जब चला गया तो हम ये करेंगे, तो अब भी कुछ खास नहीं हो रहा हमारे साथ, ठीक? तो अब जब हम वो काम कर रहे हैं तो ये जो तरीका है अपडेट करने का प्लस प्लस के साथ, ये तरीका किसका है? वनीला जेएस का ना। तो इसका मतलब हम ये काम भी नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ कुछ और बात करने से पहले ये बता दूं कि जब भी आप जिस भी स्टेट को डिक्लेयर करना चाहेंगे आप लाजमन क्या इस्तेमाल करेंगे, यूज स्टेट। यानी चाहे आप नंबर स्टोर करें, चाहे स्ट्रिंग स्टोर करें, चाहे बुलियन स्टोर करें, चाहे ऑब्जेक्ट स्टोर करें, चाहे अरे स्टोर करें, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है तो मुझे बता दें। यही पॉसिबिलिटीज है ना। इन सब के लिए क्या करेंगे आप, तो इसका मतलब है अगर आपको स्ट्रिंग करनी होगी तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू, और वो किधर जाएगी, ए में स्टोर हो जाएगी। अगर आपको बुलियन करनी है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये किस में स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे। अब ये बात तो आपको समझ आ गई। अब अगली बात जो मसला कर रही है कि वो ये, तो याद रखिएगा कि यूज स्टेट का फंक्शन दो काम करता है, या सॉरी, ये दो चीजें रिटर्न करता है। हर फंक्शन कोई ना कोई चीज रिटर्न कर सकता है ना। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कुछ रिटर्न कर सकता है ना। यूज स्टेट भी तो फंक्शन ही है, लेकिन ये एक स्पेशल फंक्शन है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब मैंने यूज स्टेट यूज किया ना तो इसने ऑटोमेटिकली इसको इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट की लाइब्रेरी से। इसका मतलब है यूज स्टेट बिल्ट इन फंक्शन है जो किस लाइब्रेरी से मिलता है हमें, रिएक्ट की लाइब्रेरी से मिलता है। जब ये फंक्शन है तो ये दो चीजें रिटर्न करेगा, ये फिक्स है, हमेशा दो चीजें रिटर्न करेगा। एक वो वेरिएबल जिससे इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आप, यानी मैंने लेट ए इक्वल्स टू 90 किया था ना, तो अब मैंने क्या किया, लेट ए इक्वल्स टू यूज स्टेट 90। मतलब इसका समहाउ यही है। और दूसरी चीज ये रिटर्न करता है विच इज सेट ए। अच्छा, ये जो सेट है ना, ये कन्वेंशनली लिखा जाता है। यहां आप कोई भी नाम दे सकते हैं। आप इसको दे सकते हैं जी अपडेट ए। तो ये जो सेकंड चीज है ना, इसको हम कहते हैं अपडेटर फंक्शन। क्या कहते हैं, ये सिर्फ अपडेटर कह दें। तो अब ये कंप्लीट हो गया है। और यूज स्टेट को यूं पढ़ते हैं कि यूज स्टेट इज अ स्पेशल फंक्शन। इस स्पेशल फंक्शन को आगे चल के मैं कहूंगा हुक, ठीक है, विच रिटर्न्स टू थिंग्स, वेरिएबल एंड अपडेटर फंक्शन। अपडेटर फंक्शन क्या करेगा, इसी वेरिएबल को अपडेट, यानी कहीं भी फ्यूचर में जाके इस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना हो तो सिर्फ ये कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। बात समझ आइए। तो अब मैं ए की वैल्यू को अपडेट नहीं कर रहा, यानी ए की एग्जिस्टिंग वैल्यू 90 थी तो मैं उसको अपडेट करके 91 नहीं करना चाह रहा। और तरीका कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं, वनीला जेएस वाला। रिएक्ट कहता है नहीं, अगर इस स्टेट को अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए इसी स्टेट का अपडेटर फंक्शन यूज करना पड़ेगा। बात समझ आ गई। तो अब अगर मैं इन दोनों लाइनों को हटा दूं, क्योंकि अब मुझे चेंज यूआई पे रिफ्लेक्ट होगी, मुझे कंसोल पे जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ए, और यहां पे करूंगा ए प्लस। अच्छा जी, पहले देख लेते हैं काम ठीक कर रहे हैं, नहीं तो कोई और हल निकालेंगे इसका। बात समझ आ गई। अच्छा, ये दो क्लिक्स वाले मामले को तो फिलहाल छोड़ें, सिर्फ ये देखें कि अब ये मैंने प्लस प्लस बाद में से हटा के पहले कर दिया। जिनको प्रोग्रामिंग थोड़ी बात आती है उनको पता है कि इंक्रीमेंट की दो टाइप्स होती है, एक पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और एक प्री फिक्स इंक्रीमेंट। दैट्स नॉट द पॉइंट राइट हियर टू मेक यू क्लियर, लेकिन आप इसको यूं भी शायद कर सकते हैं।
ठीक है, और आप इसको यूं भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, a इक्वल्स टू a प्लस 1। आपको पता है जब एक्सप्रेशन होता है तो एक्सप्रेशन की राइट हैंड साइड वैल्यू वैल्यू पहले इवैल्यूएट होती है और फिर वो लेफ्ट साइड पे असाइन हो जाती है। और अगर मैं सिंपली ये कहूंगा तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या करेगा, a की एग्जिस्टिंग वैल्यू पिक करेगा विच इज 90 और उसमें एक ऐड कर देगा विच इज 91 और ये असाइन कर देगा दोबारा a में। तो अब आप इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है 90, इस पे मैं इंक्रीमेंट करता हूं तो 91, स्टेट क्या होगी अपडेट होगी। अब ना सिर्फ ये मेमोरी में अपडेट हुई है बल्कि यूआई पे भी रिफ्लेक्ट हो गई है। और ये हुआ किस वजह से, रिएक्ट के प्रोवाइडेड फंक्शन विच इज कॉल्ड एज यूज स्टेट। और यूज स्टेट अब आपको पता लग गया है कि जावास्क्रिप्ट से क्यों डिफरेंट है। अगर ये काम मुझे मैनुअली करना होता जावास्क्रिप्ट के जरिए तो पता है क्या करता, हो जाता है वो भी। पहले बताइए ये समझ आ गई है, फिर मैं जरा वो करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये क्यों लगाई है, हमने डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ी है ना। यूं समझें कि ये फंक्शन हमें, अच्छा एक बात और सुन लें, यहां बड़े पते की बात है, आपके सवाल से पता चली है लोगों को, एक फंक्शन एक से ज्यादा चीज रिटर्न नहीं कर सकता। एक फंक्शन एक से ज्यादा चीज रिटर्न नहीं कर सकता, ये फिक्स है। तो आप कहेंगे यहां तो दो रिटर्न हो रही है, यहां दो नहीं रिटर्न हो रही, यहां एक ही रिटर्न हो रहा है, लेकिन वो एक अरे रिटर्न हो रही है। और जब अरे को मैं किसी वेरिएबल में सेव करता हूं तो अरे के एलिमेंट को उठा के डिस्ट्रक्चर कर सकता हूं ना। ये रीजन थी डिस्ट्रक्चर पहले पढ़ाने की। तो अब आपको ये सवाल तो पूछना ही नहीं चाहिए था कि स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट राइट साइड पे हो तो अरे को शो करती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट साइड पे हो तो अरे की डिस्ट्रक्चरिंग को शो करती हैं। और इसका मतलब यह कि यूज स्टेट जो दो वैल्यूज रिटर्न कर रहा है अरे की फॉर्म में, पहली वैल्यू उठाओ ए में रख दो, दूसरी वैल्यू उठाओ, ये तो सवाल बनता ही नहीं ना भाई, इंसाफ अगर किया जाए तो। समझ आ गई बहरहाल। तो इसका मतलब यूज स्टेट, अब चले मैं अपनी बात को करेक्ट कर देता हूं। इससे पहले मैंने कहा कि यूज स्टेट दो चीजें रिटर्न करता है, अब आपने पूछ लिया, वरना मैंने अभी नहीं बताना था, बिकॉज आई नो कि दिस कैन बी कंफ्यूजिंग फॉर द बिगिनर्स। तो अब आपने पूछ लिया तो ये समझ लें कि ये दो चीजें रिटर्न नहीं करता, चीज एक ही रिटर्न करता है, वो अरे होती है। हम उस अरे को डिस्ट्रक्चर करके पहली वैल्यू उठा के पहले में सेव कर लेते हैं, दूसरी वैल्यू उठा के। इसीलिए मैंने कहा ना इसको नाम कुछ भी दे दें। तो यूज स्टेट के लिए जो अपडेटर फंक्शन होता है ना, नॉर्मली उसका नाम रखने की कन्वेंशन है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप उसको सेट लिखें, कीवर्ड कीवर्ड नहीं है सॉरी, पहले लिखते ही कन्वेंशनली सेट लिखें और उसी वेरिएबल का नाम लिख दें कैपिटल में। तो आपको पता है फंक्शन का नाम क्या होता है, कैमल केस होता है ना। तो मैंने सेट लिखा और ए कैपिटल लिख दिया। अगर ये होता नम, फिर ये क्या होता, सेट। फिर होगी ना बात। यहां तक किसी को सवाल है तो मुझे बता दें जी। ये एरर कहां से आ रहा है, अपडेट ए इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ हम अपडेट ए कर रहे हैं और ऊपर हमने सेट कर दिया, तो हम बेसिकली कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, सेट ए कर दें। तो अब आप यूं समझें कि आपने रिएक्ट का पहला यूआई इंटरेक्शन पढ़ लिया है, जो आपने, में कोई मसला तो नहीं है। अब जरा बाकी चीजें देखते हैं। मैंने कहा जी कि इस पे स्ट्रिंग भी हो सकता है, तो आपको एक से ज्यादा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, तो रिएक्ट में भी कर सकते हैं भाई, क्या हर्ज है। मैं कहता हूं जी कि मैं यूज स्टेट करता हूं और इस यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू देता हूं या सिर स्ट्रिंग, और ये मुझे रिटर्न करेगा। हमेशा यूज स्टेट क्या रिटर्न करता है, एक वेरिएबल नेम और एक उसका सेटर फंक्शन। अब मैं अपडेटर फंक्शन को क्या बोल दूं, नाम ही है ना भाई, नाम कुछ भी। तो मैं इसे कहता हूं जी नेम और सेट नेम। कोई मसला है किसी को। और मैं ये कहूं जी कि ये जो नेम है इसको आप कर दें जी यहाँ पे एक और h2 डालें या कुछ भी डालें, और इसको आप यूं कर दें, यूं। ये जो नेम की स्टेट है, अब जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो नेम की स्टेट क्या आ गई। अब मैं यहाँ एक और बटन बनाता हूँ, या इसी बटन के क्लिक पे मैं कहता हूँ इसी नाम पे क्लिक करो तो नाम की स्टेट क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो आप क्लिक हैंडलर तो आपको पता है, आप बता सकते हैं ऑन क्लिक हैंडल नेम। ये नाम फंक्शन का कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं वो नाम दे रहा हूँ जो नॉर्मली कन्वेंशनली लोग यूज करते हैं, हैंडल नेम चेंज। आपको पता ना फंक्शन है ना, फंक्शन का नाम तो आपकी चॉइस का हो सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो ऐसे हमारी है नहीं। और अब मैं क्या कहूंगा, सेट नेम
तो इनिशियल स्टेट क्या थी? यासिर। अब मैं उसी यासिर पे क्लिक करूंगा तो अपडेट होगी, क्या हो जाएगी वो? आप तो सीख गए रिएक्ट। ठीक होगी बात? अगर मैं थोड़ा सा और भी ये काम करूं, need to do something else. ठीक होगी बात? हाँ, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसमें एक और कॉन्सेप्ट है बीच में जो बताना मकसूद था, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा पीछे कर दिया, वापस रिवर्ट कर दिया। वो ये था कि मैं इसी पे क्लिक करता था, ये यासिर हो जाता, दोबारा इसी पे क्लिक करता था। इसे टॉगलिंग बोलते हैं, जो नॉर्मली जितने भी टॉगल बिहेवियर्स है ना यूआई के, वो उसमें एक कंडीशनल ऑपरेटर इन्वॉल्व है। तो मैं पहले देखता हूँ कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ाने के बाद। ये नहीं, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे कोई चीज यूआई में कोई एक शो हो रहा है, कोई बॉक्स या कोई डिव, तो आप चाहते हैं उस पर क्लिक हो वो शो हो जाए, उसी पे क्लिक हो वो। तो ये बहुत सिंपल है। रिएक्ट में, जावास्क्रिप्ट में बड़ा तरद्दुद करना पड़ता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी और फलां फलां, और फिर उसकी वैल्यू गेट करो, फिर उसका इनर टेक्स्ट या इनर वो उसकी क्या कहते हैं, कुछ भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स अपडेट करो, फिर जाके वो काम होता है। तो रिएक्ट में इट्स वेरी वेरी सिंपल। ऑल यू नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड दिस। और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो मैंने नहीं पढ़ाई। आपको ये बताया कि डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, आपको बताया कि डिस्ट्रक्चरिंग में अरे का हर एलिमेंट उठा के आप अलग से वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको ये बताया कि फंक्शन कॉल क्या होती है, आपको ये भी बताया कि फंक्शन में पैरामीटर्स क्या होते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी यूज स्टेट में भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, कुछ ऑप्शनल है, मैंडेटरी जो एक ही एक आप इनिशियल वैल्यू दे दें। अच्छा चलें, क्या ख्याल है, यहाँ तक क्लियर है? अब जरा इसको ट्विस्ट करूं या नहीं करूं? कर दूं ना थोड़ा सा ट्विस्ट, क्योंकि सिंपल चीजें तो क्लियर हो गई हैं। अब जरा ट्विस्ट करते हैं। मैंने कहा जी कि हम जब अरे भी डिक्लेयर करेंगे, अरे भी यूज स्टेट में डिक्लेयर करेंगे, मैं कहता हूं जी कि मेरे पास यूज स्टेट, और यूज स्टेट में दिस टाइम क्या है जी, एक अरे है। ऐसी होती है ना अरे। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा जी, लेट, मैं सपोज करता हूँ कि ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ जी मार्क्स और सेट मार्क्स। अगर ये वाली चीज समझ ना आए तो छोड़ दीजिएगा, परेशान ना होइएगा यार कोई मुश्किल चीज आ गई है। बार बार आएगी तो खुद ही समझ आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ी सी ट्रिक है कि अब हमें सारी वैल्यूज अपडेट नहीं करनी, कोई एक करनी है, ठीक है। सो अगर मैं यहां पे, अच्छा उससे भी पहले हमने मैप का फंक्शन पढ़ा है ना, मैप का फंक्शन पढ़ा है ना, तो बताए ना यार। जब हम अरे को यूआई में डिस्प्ले कराते हैं तो ये मसला नहीं करती, हो जाती है, लेकिन तरीका ये नहीं है प्रॉपर। तो हम क्या करते हैं जी, हम देखिए मैंने कहा जी कि मुझे अब ये मार्क्स जो है ना, सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को यूआई में डिस्प्ले कराना है। तो मैं क्या करूंगा, ये ब्रैकेट्स क्यों लगाई हैं? अब मुझे या तो वेरिएबल के कंटेंट डिस्प्ले कराने हैं या कोई एक्सप्रेशन एवेलुएट करवाना। तो आप देख सकते हैं परेशान हो गए सारे, मुंह देखने शुरू हो गए, ब्रैकेट क्यों डाल दी। मार्क्स क्या है, अरे को रिप्रेजेंट कर रही है ना, है तो वेरिएबल नेम ना, इसे लिखने के लिए ये नहीं करेंगे हम। तो आप ये कह सकते हैं जी बाकियों को टैग के अंदर लिखा है, इसको बगैर टैग के लिखा है, तो आप वो काम भी कर लें भाई, कोई मसला नहीं है। आप इसको डिव में कर दें तो यूं कर लें मार्क्स। अगर मैं सिर्फ इतना करके छोड़ दूं तो ये सारे मार्क्स आ गए ना। मुझे ये सारे नहीं चाहिए, मुझे इंडिविजुअली, ये यूं सपोज करें कि मुझे हर मार्क्स को डबल करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, आपको पता है मार्क्स अरे के साथ कुछ बिल्ट इन फंक्शन है, उनमें से एक है मैप। और आपको पता है मैप क्या करता है, पूरी अरे को ट्रेवर्स करता है, आइट्रेट करता है, लूपिंग स्ट्रक्चर है बेसिकली। हमने फॉर लूप छोड़ दिया, हमने कहा जी वो पुरानी हो गई है, अब हम क्या करेंगे, मैप। तो आपको पता है मैप का फंक्शन क्या लेता है, एक कॉल बैक, कॉल बैक ले लें। कॉल बैक कैसे होता है, ऐसे ही होता है ना। ठीक, और फिर मैंने कहा कि कॉल बैक में जब एक ही स्टेटमेंट हो तो ब्रैकेट्स की जरूरत, डिफॉल्ट मतलब क्या होता है, रिटर्न। और फिर आपको ये भी पता है कि मैप का फंक्शन अरे में जाता है बारी बारी, और अरे की एंट्री उठाता है। पहली एंट्री क्या है, 36, और वो कहां प्रोवाइड करता है, कॉल बैक के आर्ग्यूमेंट में।
और मैं यहां पे लिख देता हूं जी वेल। आउटपुट पे तो कोई फर्क नजर नहीं आया, लेकिन अब ये कलेक्शन नहीं है, अब ये इंडिविजुअल एलिमेंट कैसे साबित हुआ? मैं अगर इसको लिख दूं जी मल्टीप्लाई बाय 2, अरे के हर एलिमेंट को उठा रहा है और 2 से मल्टीप्लाई करके वो। अच्छा, अगर ये भी नहीं, इससे भी अफाका नहीं हुआ, तो फिर जरा यूं करते हैं, आप किसी भी फंक्शन में जेएसएक्स रिटर्न कर सकते हैं ना। अब हमें पता लग गया ना कि किसी भी फंक्शन में जेएसएक्स रिटर्न, तो अगर मैं ये लिख दूं, तो ये मैप के अंदर कॉल बैक फंक्शन फिर क्या रिटर्न कर रहा है? जेएसएक्स रिटर्न कर रहा है ना। नहीं समझ आई? आगे ये नहीं आई? आप कहेंगे जी रिटर्न लिखा भाई कहीं नहीं है, तो आपको कैसे पता लगे रिटर्न कर रहा है? तो मैंने कहा जब आपके कॉल बैक, जब आपके फंक्शन में एक ही स्टेटमेंट होती है एरो फंक्शन में, तो करली ब्रैकेट लिखने की जरूरत, तो इसके अंदर मुझे आप वैल्यू देनी है, ये लीजिए। अब यकीन आ गया कि सेपरेट एंट्रीज है। अब अलग अलग लाइन में क्यों है? क्योंकि पी है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट अपने से सामने किसी को आने नहीं देता। जब ये पहली दफा मैप चला, तो मैप ने क्या किया होगा, मार्क्स की अरे में गया, एक वैल्यू पिक की 36, उसको इसने कॉल बैक फंक्शन के आर्गुमेंट में दे दिया, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, पी, लेकिन उस पी में क्या डाल रहा है, वही वैल्यू जो पहली एंट्री है। तो पहली क्या है 36, 36 वैल में रिप्लेस हुई, पी डिस्प्ले हुआ विद 36। अभी भी यकीन नहीं आ रहा, तो अब यकीन आ जाएगा आपको। कितने पी हैं? 1 2 3 4 5, तो मैंने कितने पी लिखे हैं? एक ही। 5 कैसे बने? आइट्रेशन। तो मैप का फंक्शन अरे पे आइट्रेट करता है, और तब तक आइट्रेशन जारी रखता है जब तक अरे खत्म नहीं हो जाती। यहां तक को बात क्लियर है ना? अब बात ये नहीं समझानी थी, ये तो पहले से समझा चुका हूं कि मैप क्या है और मैप क्या रिटर्न करता है और कैसे रिटर्न करता है। और जीएसएक्स भी आपको पता है, कोई भी चीज। अच्छा, इसका मतलब पता है क्या है? ये जो पी है ना, ये एक ही स्टेटमेंट थी तो मैंने लिखा, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये अगर करली ब्रैकेट डालेंगे तो फिर आपको इंटेंशनली एक्सप्लिसिटली रिटर्न देना पड़ेगा। अगर वो सिंटैक्स नहीं समझ आता तो ये तो समझ आ ही जाता है, क्योंकि ये चीज एग्जैक्टली वही है जो ये चीज है, कि ये रिटर्न किसका है? फंक्शन का रिटर्न है ना। आसान हो जाए तो फिर कंटिन्यू करते हैं। यहां तक बात समझ आ गई है? अब मैंने अपडेटर फंक्शन से सिंपल नंबर वैल्यू को अपडेट किया, हो गई। मैंने सिंपल स्ट्रिंग वैल्यू को अपडेट किया, हो गई। अब मैं जरा इसकी बारी है, मैं यहाँ एक और बटन बनाता हूं और उसको कह देता हूं जी कि अपडेट नंबर्स या अपडेट मार्क्स।
और यहाँ पे बनाता हूँ क्या जी, ऑन क्लिक, और इसे कहता हूँ जी कि हैंडल अपडेट मार्क्स। और मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ जी यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि ये फंक्शन ज्यादा हो गया तो मैं मिटा सकता हूँ इनको, मतलब अगर नहीं कंफ्यूज नहीं हो रहे तो ठीक है। लेट दिस 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 दिस। अब आपकी एग्जिस्टिंग लॉजिक ये कह रही होगी जी आप डायरेक्ट कॉल करें सेट मार्क्स को, और अरे को अपडेट कर दें। लेकिन सवाल ये है कि अरे को अपडेट कैसे कर दें। अब जरा गौर से सुनिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ दिस दिस, होगा क्या मुझे ये बताएं। इनिशियल अरे पूरी की पूरी है ना, जब मैं अपडेट करूंगा तो नई अरे ये आ जाएगी, इसका मतलब पुरानी अरे खत्म। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि उसी अरे में एक या दो एलिमेंट्स ऐड करूं। क्या करूं? तो फिर आपके जहन में एक और सवाल आएगा, अच्छा ये काम तो उससे भी ज्यादा सिंपल है, यानी ये काम नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि नई अरे पुरानी अरे को रिप्लेस कर देगी, चेंज कर देगी, म्यूटेट कर देगी। क्या कर देगी? म्यूटेट कर देगी। हमें म्यूटेशन नहीं करनी, हमें जो एग्जिस्टिंग डाटा है, मिसाल के तौर पे आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 38 का रिजल्ट आ गया, आपने उसको अरे में डाल के रिप्रेजेंट कर दिया, 2 का मजीद आना बाकी है। जब 2 आया तो आपने वो 2 अपडेट करते करते पिछले 38 भी उड़ा दिए। गॉट इट? तो आपने पिछले 38 नहीं उड़ाने, आपने 2 को उनमें ऐड करना है, लेकिन एग्जिस्टिंग को अगर पिछले 38 को उड़ा दिए तो इसका मतलब क्या है? आपने म्यूटेट कर दिए। ठीक है, आपने म्यूटेट नहीं करना। तो अब मेरे ख्याल में आप टॉपिक समझ आ गया होगा मैं किसकी रिवीजन की बात करूं, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी। और ये कैसे होती है? स्प्रेड ऑपरेटर से। अच्छा, जरा पहले आपकी लॉजिक को देखते हैं जी। मैं पूछ नहीं रहा, आई होप कि आप में से कुछ लोग सही भी सोच रहे होंगे, लेकिन नॉर्मली टिपिकली स्टूडेंट ये सोचते हैं अच्छा ये तो बड़ा आसान काम है, आपने नई एंट्री डालनी है ना, तो ये कर दें मार्क्स डॉट पुश, और ये डाल दें जी 100। और आपको ये भी शायद पता होगा कि हम 2 वैल्यूज 3 वैल्यूज भी इकट्ठी डाल सकते हैं पुश में। पहले एक की देखते हैं। अब जब बात देखिएगा कि अरे में नॉर्मली ये वैल्यू सारी प्रिंट हो रही है ना, तो अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो टेक्निकली आपका या मेरा कॉन्सेप्ट एट फर्स्ट ग्लांस ये होना चाहिए कि यहाँ एक नई वैल्यू नीचे आके आराम से बैठ जानी चाहिए और मेरी सारी अरे एज इट इज होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, ये भी वही हुआ, काम हो गया, काम हो गया, लेकिन ये पुश वाला काम किधर अलाउ था? वनीला जेएस में। अगर मैं यहाँ कंसोल करके दिखाऊं ना, तो अरे अपडेट होगी है, लेकिन मेमोरी में अपडेट हुई है, मुझे यूआई में रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है, अच्छा ये काम तो हो गया, लेकिन क्या ये काम अलाउ है? मैंने कहा था जब भी आपने अपडेट करना है तो उसके लिए इस्तेमाल क्या करना है? अपडेटर फंक्शन इस्तेमाल करना है ना। तो इस अरे का अपडेटर फंक्शन कौन है? सेट मार्क्स। तो इसका मतलब है ये काम तो फेल हो गया, इसकी तो गुंजाइश ही नहीं है। अब करना है तो कुछ इसी के साथ करना है, क्योंकि ये फिक्स है कि जब अपने स्टेट को अपडेट करना है तो उसके लिए क्या करना है? अपडेटर फंक्शन स्टेट वाला ही कॉल करना है। तो अब सवाल ये है कि क्या करूं? अब आप जवाब देंगे। सिचुएशन मैंने सारी बना दी है, सिनेरियो मैंने सारा क्रिएट कर दिया है। मेरा सिनेरियो ये है, एग्जिस्टिंग अरे म्यूटेट हुए बगैर नई एंट्री उसमें आ जाए। यूं समझें कि मेरी जितनी अरे में ऑलरेडी एलिमेंट्स पड़े हुए ना, पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा, ये मुझे आप बताएंगे, अदरवाइज मैं फिर क्वेश्चन मजीद सिंप्लीफाई कर दूंगा। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इस अरे में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी पड़े हुए, मैं छठा डालना चाहता हूं बीच में। पुश वाला काम फेल हो गया, क्योंकि पुश डल तो रहा है लेकिन वो रियल टाइम रिफ्लेक्शन नहीं हो रही। यार पहली बात तो ये है कि पहला काम आपके जहन में फौरन आ जाइए, यार जो एग्जिस्टिंग चीज है ना उसको तो सेव करो ना, वो तो कहीं ना जाए। क्या कर रहा हूं? उसको इम्यूटेबल बना रहा हूं ताकि कोई नई चीज आए भी तो इम्यूटेबल का मतलब क्या है? डोंट टच इट।
इम्यूटेबल का मतलब क्या है? याद नहीं भूल गया कि हम जब एक अरे में म्यूटेट करते थे दूसरे को छेड़ता नहीं था वो। इम्यूटेट का मतलब है डोंट टच इट। तो मैं पहली में जो एग्जिस्टिंग है उसको तो सेव कर लूं ना, कॉमा दे के साथ में कह देता हूं जी 100। अब जरा मुझे ये बता दें, चलें ये तो मैंने कर दिया, ये जो पहला 3 डॉट के साथ मार्क्स है ये क्या कर रहा है? अरे की हर एंट्री को उठा रहा है और स्प्रेड कर। क्यों समझें कि ये अरे नहीं है, ये उस अरे की कॉपी है, क्योंकि आप ये हम साबित पहले कर चुके हैं कि स्प्रेड ऑपरेटर अरे की कॉपी क्रिएट करता है, डुप्लीकेट अरे क्रिएट करता है, क्योंकि इसमें रेफरेंस वाला चक्कर था, एक अरे दूसरे को जाके, समझ आई बात? तो इसका मतलब पता है क्या है? ये 3 डॉट्स लिखने का मतलब ये है कि आप ये पूरी की पूरी अरे उठाएं और यहां लिख दें, ये लिख, समझ आई ना? तो इसको शॉर्ट काम से यूं अचीव किया मैंने, और फिर कहा कि वो जब लिख दिए तो साथ में 100 भी डाल दें। अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा, नहीं समझ आई? अब बार बार 100 क्यों आ रहा है? क्योंकि जब भी मैं इसको कॉल कर रहा हूं तो ये क्या कह रहा है कि यार एग्जिस्टिंग में जो कुछ है उसे एज इट इज रखो, 100 डाल दो। जब 100 डल गया तो ये 100 भी इस मार्क्स का पार्ट बन गया ना। अगली दफा फिर क्लिक कॉल हुआ, तो वो 100 उसमें ऑलरेडी था, उसने कहा जी डोंट टच इट, जो चीज पहले से मौजूद है उसको एज इट इज रखो, प्लस उसमें जाके ऐड कर दो। फिर जब दूसरी दफा 100 ऐड हो गया, आपने तीसरी दफा क्लिक किया तो दूसरा 100 भी उसका पार्ट बन गया। उसने कहा डोंट टच इट। डोंट टच इट का मतलब मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपको पता है कि एग्जिस्टिंग पूरी की पूरी अरे को डीस्ट्रक्चर करके वो फैला दे, स्प्रेड करके वो फैला देता है। अच्छा, ये मैं गलती किया आज बोलने की, ये नहीं बताना चाहिए था। बहरहाल अगर आपको इसीलिए बताने से पहले बोल दिया कि अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इसको फॉर द टाइमिंग यू आर सेफ टू। आपको सिर्फ किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, मैं इसको मिटा दूं अगर इजाजत दें, या लिखा रहने दो? लिखा रहने दें। अगर ये समझेगे ना, एग्जैक्टली यही लॉजिक है ऑब्जेक्ट को अपडेट करने की भी। ऑब्जेक्ट को भी अपडेट करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? स्प्रेड करना पड़ेगा। स्प्रेड करने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की जितनी चीजें पहले से पड़ी हुई हैं उनको ना छेड़ो भाई। सही समझ? अब एक और चीज आखिरी बता के आज हम वाइंड अप करते हैं, और वो भी बड़े काम की चीज है। हमने अभी तक बुलियन नहीं पढ़ा कुछ भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको टर्नरी ऑपरेटर का पता है? यस। आप ना अक्सर ये देखते हैं लॉजिक में, मैथ्स की लॉजिक में, या इनफैक्ट प्रोग्रामिंग की लॉजिक में, इफ 12 इज ग्रेटर देन 2 तो ये काम करो, एल्स ये काम करो। ये तो पता है ना? इसको लिखने के शॉर्ट हैंड नोटेशन ये है, आप ये जो कंडीशन है ना, ये आप दे दें और फिर क्वेश्चन मार्क लिखें। क्वेश्चन मार्क के साथ ये सिंटेक्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कॉलन के बाद वाली इग्नोर हो जाएगी। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो ये फौरन बाद वाली इग्नोर हो जाएगी और कॉलन के बाद वाली चलेगी। यानी अगर हमें कंडीशनल रेंडरिंग करनी है दो में से एक, तो हम या तो ये इफ एल्स वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, या अब मसला ये है कि मैंने कहा है कि आपने जेएसएक्स में सिर्फ एक्सप्रेशन को रेंडर कर सकते हैं, किसी कोड ब्लॉक को चला, ये कोड ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ कोड। तो इसकी जगह अगर आपको कहीं जेएसएक्स में ये काम करना पड़ जाए ना कंडीशनल, तो आप इससे करते हैं ना कि उससे। ठीक, जरा इसको बुनियाद बना के ना, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, छोड़ता। इसको बुनियाद बना के मैं यहाँ पे एक H1 देता हूँ और इस वन में देता हूँ जी आई एम दी हेडिंग। क्या आ गया जी? आई एम दी हेडिंग। ठीक, लेट्स पुट इट इन द बॉटम। आई एम दी हेडिंग। अब मैं ये चाहता हूं कि कोई ऐसा बटन हो जिस पर मैं क्लिक करूं तो ये हेडिंग क्या हो जाए? गायब हो जाए। अब मैंने हेडिंग दी है, आप कोई डिव दे सकते हैं, आप कोई मॉडल दे सकते हैं, आप कोई ड्रॉप डाउन दे सकते हैं, कोई भी यूआई का एलिमेंट दे सकते हैं।
इसका मतलब ये है कि मुझे ये H1 की स्टेट चेंज करनी है। जब भी आपने किसी चीज के साथ खेलना हो ना, तो खेलने का मतलब क्या है, आपने उसकी इस वक्त H1 की स्टेट क्या है, विजिबल स्टेट, विजिबल है ना, आपने इसको क्या करना है, इनविजिबल बनाना है। तो स्टेट का लफ्ज आ गया ना बीच में। आप क्या करेंगे जी, सबसे पहले आप आए और आप यहाँ पे यूज स्टेट दिस और बाय डिफॉल्ट इसको कर दें जी ट्रू। और इसको नाम, स्टेट का नाम तो आपको पता है, कुछ भी दे सकते हैं। मैं कहता हूं जी कि H1 विजिबल, या H1 को छोड़ें, इज विजिबल। तो वेरिएबल को भी नाम देने की कन्वेंशन ये है ना, कैमल केस, इज विजिबल और फिर सेट इज विजिबल। ठीक, ये ट्रू है ना। मुझे ये बताएं भाई कि इज विजिबल की इनिशियल वैल्यू क्या है, ट्रू ना, यही वैल्यू है भाई जो ब्रैकेट में दी है, वही इसकी इनिशियल वैल्यू है ना। अगर मैं यहां आऊं और इस H1 को यूं करूं और यूं करूं, इसका मतलब करली ब्रैकेट में मैं क्यों डाला H1 को, कोई ना कोई एक्सप्रेशन। मैंने कहा जी कि अगर ये इज विजिबल ट्रू है तो इस पूरे कोड ब्लॉक को शो करो, अदरवाइज या तो एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दें या नल डाल दें। बात समझ आ गई। इसका मतलब ये है कि ये H1 कब शो होगा, जब इज विजिबल ट्रू होगा। शो हो रहा है ना, क्योंकि इनविजिबल क्या था, इज विजिबल क्या था, ट्रू था। अब जरा यहां जाएं और इस इज विजिबल को क्या कर दें, फॉल्स कर दें। वो फॉल्स, वो गायब हो गया, क्यों, क्योंकि कंडीशनल, इसको कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। कोई भी कंपोनेंट या एलिमेंट रेंडर होना है, वो किसी कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक, अब जरा एक और बात है। अब मैं कहता हूं जी कि मैं इस पर, इस H1 पर, या एक नया बटन बना लेते हैं, वैसे इस H1 पर भी, इस H1 पर क्लिक करें तो गायब हो जाए। मैं कहता हूं जी बटन हाइड ऑन क्लिक हाइड हेडिंग, और यहां पे लें ये शो हो रहा है, क्योंकि विजिबल की वैल्यू क्या है, ये हाइड हो गया है। समझिए बात। तो हाउ ब्यूटीफुली, विदाउट राइटिंग टू मच कोड, वी कैन राइट और वी कैन डू लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो अभी मैंने आज के टॉपिक में सिर्फ आपको ये समझाया है, क्या समझाया है, अच्छा ये जो यहां फॉल्स करने के बजाय
अगर हम इसको यहां से पकड़े ना इस विजिबल को और यहां ले आए और इसके पीछे लगा दें क्या, नॉट, ये बताया था ना पहले, लिख के मिटा दी थी। अब हो क्या रहा है कि जब हाइड हेडिंग के बटन पे क्लिक हो रहा है सेट इनविजिबल कॉल हो रहा है, इसका मतलब रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब अगर इस विजिबल की वैल्यू ट्रू है तो नॉट का मतलब क्या है, फॉल्स कर दो, और अगर फॉल्स है तो क्या कर दो। तो एक छोटे से ट्वीक से अब इसका नाम हाइड होने के बजाय क्या होना चाहिए, टॉगल होना चाहिए। अब आप बनाएं वो ड्रॉप डाउन मेन्यू, वो मॉडल्स, वो कंडीशनल रेंडरिंग, वो सारा कुछ जो जावास्क्रिप्ट में इतने लंबे तरद्दुद से करना होता था, वो यहाँ पे सिर्फ किससे करना है आपको, एक लाइन से। नहीं, वो बूलियन प्रॉपर्टी कर सकते हैं ना, नेम ज़ाहिर ट्रू फॉल्स तो नहीं होता ना, वो तो उसकी वैल्यू टोटली डिफरेंट होती है, वो मिटाया था तो इसी लॉजिक से ही। ठीक है, तो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के जो लेक्चर का क्रक्स है वो सिर्फ एक है, व्हाट इज स्टेट, हाउ टू डिक्लेयर and how to update the state and how to use it in the JSX। 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। स्टेट है क्या, स्टेट को डिक्लेयर कैसे करते हैं, और स्टेट को अपडेट और JSX में यूज कैसे करते हैं। बाकी ये रियल टाइम स्टेट की रिफ्लेक्शन या चेंज रिफ्लेक्शन कौन करता है, ये बेसिकली आपका रिएक्ट खुद करता है। ठीक है, so thank you so much, if you have any question you are welcome, otherwise we are good to go। इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि कल अब के बाद जितने भी लेक्चर्स होंगे वो बेस करेंगे पिछले लेक्चर पे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।